चैप्टर 266 मीकी की गद्दारी, यिंग जैंग का क्रोध, शेंजू, आखिरी पवित्र भूमि। क्योंकि अनेक युगों से सेंट्स प्रकट ही नहीं हुए हैं, रही बाकी डिटेल्स। जैसे मुझ जैसा एक छोटा सा इमॉर्टल उन सब बातों को कैसे जान सकता है। गुईगुजी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में एक गहरी बेबसी थी। सेंट्स, डैम इट, मुझे पहले से ही लगता था कि ये दुनिया सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये होंग वोंग वर्ल्ड निकलेगी। गुईगुजी से सेंट्स के अस्तित्व की पुष्टि मिलने के बाद ज़ाओ फेंग कुछ पल के लिए बिल्कुल ही स्टन रह गया। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर धीरे धीरे ज़ाओ फेंग ने अपने जज्बात संभाले। सीनियर, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शेंजू में कोई कल्टीवेटर क्यों नहीं है? क्या पूरे शेंजू में सिर्फ आप ही एक कल्टीवेटर बचे हुए हो? गुईगुजी हल्की सी हंसी हंस पड़ा। तो फिर दूसरे नहीं हो? सीनियर, मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की बात कर रहा हूँ, ज़ाओ फेंग ने थोड़ी मजबूरी के साथ कहा। जैसे तुम देख रहे हो, शेंजू में अब सिर्फ मैं ही कल्टीवेटर बचा हूँ। ज़्यादा सही तरीके से कहूँ तो मैं शेंजू का अकेला जिंदा इमॉर्टल कल्टीवेटर हूँ, गुईगुजी ने शांत मुस्कान के साथ कहा। अगर इमॉर्टल कल्टीवेशन वाकई में मौजूद थी तो सब लोग लिंगन पिल पर ही क्यों डिपेंड करते? कुछ असली कल्टीवेटर्स तो बचे होने चाहिए ना? ज़ाओ फेंग ने सवाल किया। बहुत साल बीत गए हैं, मुझे खुद भी सब याद नहीं रहा, लेकिन क्या तुमने कभी एब्सोल्यूट लैंड इम्पॉसिबल टू द हेवंस के बारे में सुना है? गुईगुजी ने अचानक पूछा। थोड़ा बहुत सुना है। स्वर्ग इमॉर्टल्स का होता है और मॉर्टल दुनिया आम लोगों की, दोनों के बीच अपनी अपनी सीमा होती है, ज़ाओ फेंग ने जवाब दिया। ये ज्ञान इस दुनिया से नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म की कथाओं और मिथोलॉजी से आया था। इमॉर्टल्स को मॉर्टल दुनिया में प्रवेश करने की मनाही है। यही एब्सोल्यूट लैंड इम्पॉसिबल टू द हेवंस का मूल सिद्धांत है, गुईगुजी ने समझाया। फिर आप यहाँ कैसे हैं? और अगर इमॉर्टल्स नीचे नहीं आ सकते तो कल्टीवेशन के तरीके फिर भी तो चलते रहने चाहिए थे, है ना? ज़ाओ फेंग अभी भी कंफ्यूज था। जिन्होंने लिंगन पिल का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन की, उन्होंने उन इमॉर्टल्स का शिकार शुरू कर दिया जो उस पिल को लेने से मना करते थे। उन्हें खाया गया और डेमन्स का नाम दे दिया गया। और शेंजू, वो आखिरी पवित्र भूमि है जहाँ तक उनके पांव अभी नहीं पहुँचे। इसीलिए उन्होंने यहाँ कल्टीवेशन का रास्ता ही काट दिया, ताकि शेंजू में प्रतिरोध करने की शक्ति ही ना बचे, गुईगुजी ने गंभीर स्वर में कहा। शेंजू आखिरी पवित्र भूमि? अगर बाकी दुनिया गिर चुकी है तो शेंजू अभी तक कैसे टिका हुआ है? क्या इसे बचाने वाली कोई शक्ति है? ज़ाओ फेंग ने जिज्ञासा से पूछा। गुईगुजी से मिलने के बाद ज़ाओ फेंग के सवालों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। शेंजू को मानव जाति के भाग्य और नियति के अंतिम अवशेष सुरक्षित कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, तुम शायद मानव भाग्य का मतलब पूरी तरह ना समझ पाओ। सीधे शब्दों में, अगले 1000 साल तक शेंजू इस दुनिया की आखिरी पवित्र भूमि बना रहेगा। लेकिन 1000 साल बाद चीज़ें बदल सकती हैं, गुईगुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। 1000 साल बाद क्या मानव भाग्य खत्म हो जाएगा? ज़ाओ फेंग ने पूछा। मानव भाग्य लोगों और राजवंशों की एकता से जुड़ा होता है। अगर राज्य टूट जाए, हर जगह युद्ध छिड़ जाए, लोग एक दूसरे को मारने लगे, तो हर मौत के साथ मानव भाग्य धीरे धीरे कम होता जाता है। अब समझ आया? और क्या तुम्हें लगता है वो डेमनिक इमॉर्टल्स शेंजू पर नज़र नहीं रखे हुए हैं? वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मानव भाग्य कमज़ोर पड़ेगा, शेंजू की रक्षा टूट जाएगी। उस दिन ये भूमि खून और कत्लेआम का मैदान बन जाएगी, एक जिंदा जहन्नुम। गुईगुजी की आवाज़ भारी हो गई। गुईगुजी की बातें सुनते हुए ज़ाओ फेंग का दिमाग तुरंत इतिहास की तरफ चला गया। उसने पिन डायनेस्टी के अंत को याद किया, पिन शी हुआंग की मौत को याद किया, फिर हान डायनेस्टी, वांग मांग का सिंहासन हड़पना, ईस्टर्न हान का पतन, 5 बारबेरियंस का आक्रमण और भविष्य के 5 डायनेस्टीज एंड 10 किंगडम्स के युग को याद किया। इसमें कोई शक नहीं था, शेंजू का भविष्य अनंत युद्धों से भरा होने वाला था।
मानव भाग्य धीरे धीरे खून और अराजकता में घुलता चला जाएगा और आखिरकार शेंजू को बचाने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये सब शायद उन इमॉर्टल्स की ही योजना थी, शेंजू के भाग्य को तोड़ना, इसे एक स्लॉटर हाउस बनाना। ये सोचकर ज़ाओ फेंग के दिल पर भी भार आ गया। अगर ये सब सच हुआ तो मानव जाति का भविष्य क्या होगा? हुआक्सिया लोगों का कल क्या होगा? क्या ये एक ऐसी भयंकर नाइटमेयर बन जाएगा जिसका कोई अंत नहीं? सीनियर, अगर आप ये सब जानते हैं तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? आपकी शक्ति से तो ये संभव होना चाहिए ना? ज़ाओ फेंग ने धीमी आवाज में कहा। इमॉर्टल्स शेंजू में टिक नहीं सकते। चाहे मैं घायल हूँ, फिर भी मैं एक इमॉर्टल हूँ। अगर मैं सीधा हस्तक्षेप करूं तो मानव भाग्य ही मुझे नष्ट कर देगा। इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, ठंडी सांस के साथ गुईगुजी ने कहा। तो इसीलिए आप शेंजू आने के बाद शिष्यों को ट्रेनिंग देते रहे ताकि वो दुनिया में जाकर अराजकता को खत्म कर सकें? ज़ाओ फेंग ने अंदाज़ा लगाया। गुईगुजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, दुर्भाग्य ये है कि मेरे शिष्य प्रतिभाशाली तो है, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ मॉर्टल्स ही हैं। युद्ध कर रियासतों को शांत करना और दुनिया को एकजुट करना, ये उतना आसान नहीं। और क्या तुम्हें लगता है उन डेमने के मॉर्टल्स के पास जवाब नहीं है? उन्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? मानव जाति का एकीकरण और उसके भाग्य का मजबूत होना। ये उनके लिए विनाशकारी होगा। लेकिन वे लियाओ काफ़ी अच्छा है। मेरे सारे शिष्यों में से वही सबसे करीब पहुंच सका है, एक ऐसे शासक की मदद करने में जो दुनिया को एक कर सके। और उन डेमने के मॉर्टल्स के लिए तुम शायद एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल हो, कल्टीवेशन का एक अलग रास्ता, एक बिल्कुल नया सिस्टम। भविष्य में हो सकता है शेंजू के पास वाकई एक मौका हो। अगर तुम काफ़ी शक्तिशाली बन गए तो शायद तुम ही शेंजू की रक्षा कर सकते हो। ये कहते हुए गुईगुजी की नज़र ज़ाओ फेंग पर टिक गई। उसकी आंखों में उम्मीद थी, एक ऐसी भावना जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी। वो ज़ाओ फेंग को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसमें उसे एक रोशनी की किरण दिख रही थी। ये मार्शल पाथ लिंगन पर निर्भर नहीं था और बेहद शक्तिशाली था। अगर ज़ाओ फेंग आगे भी बढ़ता रहा तो शायद वो उन डेमने के मॉर्टल्स के सामने खड़ा हो सकता था। शेंजू का भविष्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ज़ाओ फेंग के पास अभी समय था, भविष्य अभी भी अनिश्चित था। सीनियर, ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है जैसे अचानक मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है, कड़वी मुस्कान के साथ ज़ाओ फेंग ने कहा। पहले ज़ाओ फेंग को लगता था कि वो मॉर्टल दुनिया में अविजयी है। नहीं, शायद वो सच में शेंजू के अंदर अविजयी था। लेकिन अब गुईगुजी से शेंजू के बाहर की दुनिया, अर्थली इमॉर्टल रेल्म और हेवनली रेल्म के बारे में जानने के बाद उसे पहली बार महसूस हुआ ये रास्ता कितना लंबा और कठिन होने वाला है। इमॉर्टल्स जो इंसान का गोश्त खाते हैं और इंसान का खून पीते हैं? सिर्फ इस तसव्वुर ने ही ज़ाओ फेंग की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। ये सोच लगभग विश्वास के परे थी। इसी पल ज़ाओ फेंग के दिल में एक ज़बरदस्त इच्छा जाग उठी, और ज़्यादा शक्तिशाली बनने की। उसकी मौजूदा ताकत अभी बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। क्या तुम बस चुपचाप शेंजो को गिरता हुआ देखना चाहोगे? गुईगुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। भविष्य तो भविष्य है, ज़ाओ फेंग ने शांत पर गंभीर आवाज में कहा। अगर कभी मेरे पास शेंजो को बचाने की शक्ति आई तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं आई तो मैं सिर्फ उन लोगों को बचाऊंगा जो मेरे करीब हैं, ज़ाओ फेंग ने दृढ़ स्वर में कहा। अपने पास मौजूद खजानों के बल पर ज़ाओ फेंग को पूरा भरोसा था। वो अपने परिवार, अपने लोगों और अपने अधीनस्थों को सुरक्षित रख सकता था। आखिरकार उसके पास एक अलग छोटी दुनिया थी, इस दुनिया से बिल्कुल अलग नियमों और व्यवस्था के साथ। अगर वो उन्हें सुरक्षित रख पाया तो भविष्य में वो शेंजू से बाहर निकलकर एक महाकत्रि का सिलसिला शुरू कर सकता था, उन सब डेमोनिक इमॉर्टल्स को मिटा सकता था, और उन झूठे कल्टिवेटर्स को भी जो सिर्फ लिंगन पिल्स पर निर्भर थे। ऐसे युद्धों से उसे जो एट्रीब्यूट्स मिलते वो कल्पना से परे होते। जब तक युद्ध है, ज़ाओ फेंग की शक्ति अनंत रूप से बढ़ सकती थी, बिना किसी बॉटलनेक के।
भविष्य में वो एक मार्शल डाओ एम्पायर स्थापित कर सकता था, मार्शल कल्टीवेशन का नया मार्ग खोल सकता था और शेंजू से बाहर 10 लाख मार्शल वॉरियर्स की सेना लेकर उन कल्टीवेटर्स पर चढ़ाई कर सकता था। सिर्फ सोचकर ही उसका खून उबलने लगा। कितना अद्भुत होगा वो दृश्य, और वो खुद कितना शक्तिशाली बन जाएगा। शेंजू के बाहर के कल्टीवेटर्स भले ही एक भयानक खतरा थे, लेकिन जाओ फेंग के लिए वो एक और भी बड़ा मौका थे। ताकत पाने का मौका, मार्शल डाओ के ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने का मौका। भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ था, और जब जाओ फेंग अपना एम्पायर स्थापित करेगा, उसकी कल्टीवेशन टेक्निक अपनी पूरी शक्ति दिखाएगी। डेस्टिनी को नींव बनाकर और एम्पायर को केंद्र बनाकर वो एक मार्शल डाओ डेस्टिनी डायनेस्टी खड़ी करेगा। ये एक ऐसा भविष्य था जिसका इंतजार करना लायक था, और जब वो सफल होगा, उसकी डायनेस्टी कभी सेकंड एम्परर की तरह जल्दी बर्बाद नहीं होगी। जब इंसान कल्टीवेटर्स को खाना समझते हैं, तो जाओ फेंग भी उन्हें शिकार ही समझेगा। शिकारी और शिकार की भूमिका उल्टा दी जाएगी। डरने की क्या जरूरत है? तुम्हारी सोच बिल्कुल सही दिशा में है, गुईगुजी ने दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम हमेशा डिफेंसिव ही क्यों रहे? जाओ फेंग ने अपनी नज़र उठाकर गुईगुजी की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? गुईगुजी के चेहरे पर हैरानी आ गई। अगर मैं एक दिन शेंजू का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और अपना एम्पायर स्थापित कर लिया, तो मैं सिर्फ रक्षा तक ही क्यों सीमित रहूं? वो इंसानों को खाना समझते हैं, तो मैं उन्हें अपनी शक्ति का पोषण क्यों न बना लूं? जो कत्ल करते हैं, उन्हें कत्ल का जवाब मिलना ही चाहिए। जाओ फेंग की आंखों में तेज कातिलाना चमक थी। जाओ फेंग को इस रूप में देखकर गुईगुजी का चेहरा अजीब सा हो गया, थोड़ा हैरान, थोड़ा स्टन्ड। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जाओ फेंग इतना निर्भय होगा। हो सकता है तुम्हारी सोच सही हो, गुईगुजी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। अगर मैं उस वक्त गलती से उस स्पेस रिफ्ट में ना गिरा होता और किसी चमत्कार से शेंजू ना पहुंचा होता, तो मैं कब का उन डेमोनिक इमॉर्टल्स का शिकार बन चुका होता। गुईगुजी ने गहरी सांस ली। सीनियर, जाओ फेंग ने अचानक कहा, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? गुईगुजी ने भौहें उठाईं। किस बात की शर्त? बहुत सिंपल। जिस दिन मैं अपना एम्पायर स्थापित करूं, उस दिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी डायनेस्टी की सेवा करें, हमारे लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए। जाओ फेंग ने गंभीरता से कहा, अगर मैं मॉर्टल दुनिया में आया तो मानव जाति की डेस्टिनी ही मुझे निगल जाएगी। गुईगुजी ने सिर हिलाया। और ऊपर से एक एकीकृत एम्पायर की डेस्टिनी और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगी, वो मैं झेल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं भविष्य में इस समस्या का हल निकाल लूँ तो? जाओ फेंग ने भरोसे से मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में डेस्टिनी को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। सच्चा सम्राट भी सिर्फ आदेशों से डेस्टिनी को दिशा दे सकता था, उसे पूरी तरह से काबू में नहीं कर सकता था। लेकिन जाओ फेंग अपनी विशेष कल्टीवेशन टेक्निक के बल पर ये कर सकता था। भविष्य में जब उसकी डेस्टिनी डायनेस्टी स्थापित होगी, उसका एक आदेश ही काफ़ी था, गुईगुजी को बिना किसी प्रतिक्रिया के मॉर्टल दुनिया में लाने के लिए। अगर तुम सच में इससे हल कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी डायनेस्टी की सेवा क्यों न करूं? गुईगुजी ने जोर से हंसा। सीनियर, फिर ये तय हो गया। जाओ फेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। तय रहा। गुईगुजी ने भी सहमति जताई। इतने सालों बाद मैं भी फिर से बाहरी दुनिया को महसूस करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में गहरी भावना थी। मैं आपको भविष्य में मॉर्टल दुनिया में लाऊंगा, जाओ फेंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा। गुईगुजी हंसा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। जाओ फेंग, रहने दो, मैं तुम्हें बस जाओ ब्रैट ही बुलाऊंगा। मैंने इतने युग देखे हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। अभी किन राज्य ने शेंजू को एक नहीं किया है? किन राजा जिंदा है, और तुम अभी से अपने एम्पायर की बात कर रहे हो? क्यों? क्या तुम किन राजा की मदद करने का इरादा नहीं रखते? गुईगुजी ने चेड़ते हुए पूछा। अभी के लिए किन राजा ने मुझे मौका दिया है, जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। मुझे जो मिला मैंने युद्ध के क्षेत्र में कमाया, लेकिन मैं ये नहीं झुठला सकता कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया।
लेकिन किन राजा भी आखिर एक मॉर्टल ही है। उसकी आयु सीमित है, और जब वो चला जाएगा, क्या मैं उसके निकम्मे बेटों की सेवा करूं? ये मुझे मंजूर नहीं, ज़ाओफेंग ने बिना छुपाए कहा। मैं घुईगुजी में छिपा रहा हूं, लेकिन वो वी लियाओ ब्रैट समय समय पर संदेश भेजता रहता है। दरबार और दुनिया दोनों ही उथल-पुथल में हैं। सच में, किन राजा के बेटे सब के सब बेकार हैं। अगर किन राजा मर गया तो ग्रेट किन का विशाल साम्राज्य शायद टिक ही ना पाए, घुईगुजी ने सिर हिलाते हुए कहा। विनाश के बाद ही पुनर्जन्म होता है, ज़ाओफेंग की आवाज़ कठोर थी। जिस दिन किन राजा गिरेगा, उस दिन दुनिया फिर से अराजकता में डूब जाएगी, और उसी मौके पर मैं अपनी सेना के साथ चढ़ाई करूंगा, पूरे जगत को नया रूप दूंगा। बिल्कुल, घुईगुजी ने संतुष्टि से कहा। सीनियर, ज़ाओफेंग ने फिर पूछा, आप इतने समय से घुईगुजी में रहे हैं, क्या आपने कभी कोई कल्टीवेटर शिष्य तैयार नहीं किया? आपकी शक्ति से तो स्पिरिचुअल रूट्स वाले शिष्य ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? घुईगुजी ने लंबी सांस ली। साई, मैं उस वक्त बहुत गंभीर रूप से घायल था और मुझे अपना कोई भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैं शिष्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें निराशा के अंधेरे में ढकेलने का पाप क्यों करता? घुईगुजी ने धीरे से कहा। लेकिन इंसान बिना भावना के नहीं होते। पहले जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी थी, जो बाद में गोस्ट वैली लौट आए, अब वो सब कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रख चुके हैं। आज के समय में वो सब पहाड़ों में छुपे हुए हैं, सिर्फ कल्टीवेशन में अपना जीवन समर्पित करके। घुईगुजी मुस्कुराया। अगर ऐसा है, तो जब आप एक दिन मॉर्टल दुनिया में प्रवेश करोगे, तो आप अपने साथ प्रतिभाशाली लोगों को भी ला सकोगे। ज़ाओफेंग की आंखों में चमक आ गई। सुन वू, पांग हुआन, झांगी, गोस्ट वैली के कितने ही शिष्य, हर एक अपने आप में एक महान जीनियस था। तुम सच में बहुत आगे तक सोचते हो। घुईगुजी हंस पड़ा। अगर तुम्हारी कल्पना वाकई सच बन जाए, तो मैं और मेरे शिष्य मॉर्टल दुनिया में प्रवेश क्यों न करें? ये कहते ही घुईगुजी जोर से हंस पड़ा। अच्छा, बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ। ज़ाओफेंग भी हंस दिया। गोस्ट वैली के अंदर दोनों लंबे समय तक खुलकर बात करते रहे। हीरो। सेंटेंस 1, शियान यांग। सेंटेंस 2, चिन राज्य का दरबार। सेंटेंस 3, महाराज को रिपोर्ट। चेनिंग नगर से एक अति तत्काल संदेश आया है। ये संदेश खुद ग्रैंड जनरल हवान ई ने लिखा है। एक संदेशवाहक सैनिक तेजी से दरबार में घुसा। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसने दोनों हाथों से संदेश ऊपर उठाया। ये सुनते ही सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। ये जीत की रिपोर्ट नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संदेश किसी मध्य अधिकारी ने नहीं, बल्कि खुद हवान ई ने लिखा था। इसका मतलब साफ था, बात बहुत गंभीर थी। उसे मेरे पास लाओ, यिंग ज़ेंग ने भारी आवाज में आदेश दिया। उसके पास खड़े झाओ गांव ने तुरंत आगे बढ़कर संदेश दोनों हाथों से लिया और सीढ़ियों पर चढ़कर आदर से यिंग ज़ेंग को पेश किया। यिंग ज़ेंग ने बिना देर किए मोहर तोड़ी और संदेश खोल दिया। जैसे ही उसकी नज़र उसके लिखे शब्दों पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरा पड़ गया। दरबार के सभी मंत्रियों की नज़रों के सामने दुष्टता। यिंग ज़ेंग ने गरजते हुए संदेश को पूरे दरबार में फेंक दिया। सम्राट की भयानक आभा एक ही पल में पूरे सभा भवन को भर गई। हर अधिकारी का चेहरा रंगहीन हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। महाराज, कृपया क्रोध शांत करें। पर अगले ही पल सभी मंत्री एक साथ झुक गए, आदर और भय के साथ जोर से बोल उठे। उनके बीच हन फे ने यिंग ज़ेंग के लाल पड़ चुके चेहरे पर एक नज़र डाली, फिर शांत कदमों से आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़े संदेश को उठा लिया। जैसे ही उसने संदेश पढ़ा, हन फे का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसकी नज़र जाने अनजाने फूसू पर टिक गई। पिताश्री, क्या हुआ है? हन फे की नज़र महसूस करते ही फूसू ने झुककर यिंग ज़ेंग से पूछा। अपने पुत्र की आवाज़ सुनते ही यिंग ज़ेंग की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई, लेकिन अंत में उसने अपना क्रोध दबा लिया। उसने बस हन फे की तरफ हाथ हिला दिया। हन फे तुरंत समझ गया।
उसने संदेश को ऊपर उठाया, उसकी आवाज गंभीर हो गई। ग्रैंड जनरल का अति तत्काल संदेश। चांग पिंग जुन मी ची ने राज्य से गद्दारी करके चू देश में शरण ले ली है। ये शब्द गिरते ही जैसे पूरे दरबार पर बिजली गिर पड़ी हो। हर मंत्री सन्न रह गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा फूसू। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसका शरीर लड़खड़ा गया, जैसे वो किसी भी पल गिर पड़ेगा। दूसरी तरफ हु हाई और झाओ गाओ जो यिंग ज़ेंग के पास खड़े थे, कुछ पल के झटके के बाद उनके दिल खुशी से भर गए। ये तो स्वर्ग की मर्जी है। मी ची तो फूसू का नाना है। अगर मी ची ने राज्य से गद्दारी की है तो उसका नाती फूसू कैसे कभी क्राउन प्रिंस बन सकता है। फूसू का खेल खत्म, मी परिवार का खेल खत्म। झाओ गाओ अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था। बिला शंका ये खबर फूसू के लिए सबसे बड़ा और सबसे घातक झटका थी। उसके मायके की गद्दारी, इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता था। मी ची के एक कदम ने फूसू का भविष्य बर्बाद कर दिया, उसके सारे समर्थन को मिटा दिया और चिन दरबार में मी फैक्शन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सब खत्म हो गया। वेई जुआंग का चेहरा भारी हो गया। जो मंत्री फूसू का समर्थन करते थे, सबके चेहरों पर निराशा छा गई। इस स्थिति में हर कोई देख सकता था कि फूसू को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चांग पिंग युन राज्य से गद्दारी कैसे कर सकता है? महाराज, क्या ये कोई गलतफहमी तो नहीं? गद्दारी साबित हो चुकी है और तुम अभी भी गलतफहमी की बात कर रहे हो? यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में कहा। मैं ऐसा कहने का साहस नहीं करता। वेई जुआंग तुरंत झुक गया और पीछे हट गया। इसी वक्त हन फेई फिर बोल पड़ा। ये संदेश खुद ग्रैंड जनरल हवान ई ने लिखा है। मैं इसे सबके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मी ची ने राज्य से गद्दारी करके चू के श्यांग यान के साथ साजिश की है। उनका इरादा हैंगयू कैंप में हमारी पूरी सेना को नष्ट करने का था। श्यांग यान ने चू के फांग चेंग से अपनी सेना निकाली ताकि हमारी सेना को युद्ध के लिए लुभाया जा सके। जैसे ही हमारी सेना आगे बढ़ती, मी ची रसद का रास्ता काट देता, चेनयिंग नगर पर कब्जा कर लेता और हमारा पीछा का रास्ता बंद कर देता। शुक्र है, ग्रैंड जनरल झाओ फेंग ने पहले ही चेतावनी भेज दी और मी ची की गद्दारी को उजागर कर दिया। जैसे ही श्यांग यान ने हमारी सेना से टकराव किया, मैंने तुरंत सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। मी ची बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर मैंने सीधा चेनयिंग नगर पर हमला किया। एक ही वार में शहर पर कब्जा कर लिया गया। जो भी गद्दार मी ची के साथ मिले हुए थे, उनमें से अधिकतर को वहीं मार दिया गया। लेकिन मी ची खतरे को भांप गया। अपनी बची हुई सेना के साथ चेनयिंग से भाग निकला और चू की सीमा में शरण ले ली। ये युद्ध अत्यंत खतरनाक था। अब हमारी सेना चू सीमा पर रुकी हुई है, चेनयिंग नगर में पुनः संगठन कर रही है। जैसे ही हम तैयार होंगे, हम चू पर फिर से पूरा हमला करेंगे। चैप्टर 227 यिंग ज़ेंग। अब फोंग को आगे आना होगा। हन फे की आवाज़ पूरे दरबार में गूंज रही थी। जैसे जैसे अति तत्काल संदेश पूरी तरह पढ़कर सुनाया गया, दरबार में मौजूद हर मंत्री के चेहरे के रंग बदलते चले गए। ये संदेश खुद हुआन यी का लिखा हुआ था। हर शब्द सोच समझकर बहुत सावधानी से चुना गया था। भले ही किसी ने चू के युद्ध क्षेत्र को अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन हुआन यी के शब्दों से स्थिति की गंभीरता बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी। अगर ज़ाओ फेंग की चेतावनी समय पर न आई होती तो हंगू का सैनिक कैंप सच में नष्ट हो सकता था। हन फे के बोल खत्म होते ही पूरा दरबार एक गहरी खामोशी में डूब गया। कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी को महसूस हो रहा था यिंग ज़ेंग के शरीर से निकलती हुई दबी हुई क्रोध ऊर्जा को। मी ची ने राज्य से गद्दारी की थी। ये सीधा सीधा यिंग ज़ेंग के चेहरे पर थप्पड़ था। अगर ज़ाओ फेंग ने पहले से सावधान न किया होता तो चू की सेना हंगू कैंप को पूरी तरह मिटा सकती थी। मी ची की गद्दारी किन के लिए एक भयानक हानि बन सकती थी। 10,000 एलीट सैनिक सिर्फ उस एक व्यक्ति की वजह से मारे जा सकते थे। भले ही ये आपदा टल गई हो, लेकिन सिर्फ संदेश सुनते ही सबको अंदाजा हो गया था किन कितनी नज़दीक से विनाश के किनारे पहुंच गया था। दरबार बिल्कुल शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की।
लेकिन इसी पल हन फे ने खामोशी तोड़ दी। इस बार हमें सच में वुआन जुन का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने जनरल हुआन यी को समय पर चेतावनी भेजी, नहीं तो हंगू का सैनिक कैंप पूरी तरह बर्बाद हो जाता। मीची राजवंशी खून से था। कौन सोच सकता था कि वो अपने ही देश से गद्दारी करेगा। जनरल हुआन यी ने उस पर भरोसा करके उसे रसद और सप्लाई का जिम्मा दिया था। ये सच में एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। हनफे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मामला सच में बहुत गंभीर था। वांग जेन भी बोल उठे। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा खेद था। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मीची दुश्मन के साथ मिल जाएगा, लेकिन वांग जेन के दिल में कुछ और ही सोच चल रही थी। इस घटना के बाद फूसू का क्राउन प्रिंस बनना पूरी तरह से असंभव हो गया है। वैसे भी वो पहले से ही उस पद के लायक नहीं था। ये पद तो मेरे दामाद का है। महाराज के सभी पुत्रों में जाओ फेंग की तुलना कौन कर सकता है। ये सोचकर वांग जेन के मन में बेइंतहा गर्व उभर आया। उसका दामाद सिर्फ उसकी नज़र में ही नहीं, बल्कि पूरे किन राज्य, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की नज़र में भी असाधारण था। लेकिन इस बार यिंग ज़ैंग वाकई में क्रोधित था। धीरे धीरे वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। बिना कुछ कहे उसने पीठ मोड़ ली और पिछले महल की तरफ चल पड़ा। साफ था, इस समय उसका क्रोध इतना गहरा था कि वो बोलना भी नहीं चाहता था। न सिर्फ मंत्री हैरान रह गए थे, बल्कि खुद यिंग ज़ैंग ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी गद्दारी होगी। उसने मी परिवार पर अपार कृपा बरसाई थी। मीची को तो उसने ये भी वादा किया था कि लौटकर उसे राइट चांसलर बनाया जाएगा, और फिर भी मी परिवार का सबसे बड़ा आदमी मीची उसके साथ गद्दारी कर गया। यिंग ज़ैंग इस बात को कैसे स्वीकार करता। यिंग ज़ैंग के पीछे जाती पीठ को देखते हुए फूसू का चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ गया। उसे पूरी तरह समझ आ गया था उसके नाना की गद्दारी उसके लिए क्या मतलब रखती है। बड़े भैया, तुम्हारे माँ के परिवार ने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हू हाई ने पास आकर तंज भरी मुस्कान से कहा। जब भी फूसू पर मुसीबत आती, हू हाई कभी मौका नहीं छोड़ता था उसे छेड़ने का। इस वक्त हू हाई को अपनी जीत बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। बिना उसके कुछ किए ही फूसू का दल खुद ही टूट चुका था। इस घटना के बाद दरबार में फूसू के बहुत से समर्थक या तो उसे छोड़ देंगे या सीधा अपनी वफादारी बदल लेंगे। ऐसे में हू हाई खुश क्यों न होता। हेवन टेंडर चंद्रा मैदान के पश्चात ज़ांग ताई पैलेस में यिंग ज़ैंग अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा गहरा और कठोर था। पहली बार वो राज्य के दस्तावेजों को नहीं देख रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। लगता था मीची की गद्दारी उसके लिए भी बिल्कुल अनुमान से परे थी। उसने मीची को ऊंचा पद दिया था, अपार शक्ति दी थी और राजवंशी सम्मान दिया था। मी परिवार को बेइंतहा धन और गौरव से नवाजा था। फिर भी मीची ने उससे धोखा दिया। क्या मैं उनके साथ बहुत ज्यादा नरम हो गया था? क्या मैंने उन्हें हद से ज्यादा छूट दे दी थी? मैंने उसे इतना कुछ दिया, फिर भी उसने गद्दारी करने की हिम्मत कैसे की? उसे ये साहस कैसे हुआ? यिंग ज़ैंग ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों की ठंडक और गहरी होती चली गई। राज्य की पूरी बागडोर संभालने के बाद से उसने हमेशा एक ही सिद्धांत अपनाया था, अगर किसी को उपयोग करना है तो पूरा भरोसा करो, अगर भरोसा नहीं तो बिल्कुल मत करो। और आज तक किसी भी अधिकारी ने उसके भरोसे को तोड़ने का साहस नहीं किया था। लेकिन आज मीची की गद्दारी ने उसके विश्वास को झकझोर कर रख दिया था। इसी पल, महाराज, मैं, मी गुइफे और किन दरबार का पूरा मी परिवार विनम्रता से निवेदन करते हैं कि आप अपने पिता के मामले में अपना फैसला सुनाएं। दरबार के बाहर से एक दुखी और कांपती हुई आवाज़ गूंज उठी। ये सुनते ही यिंग ज़ैंग ने धीरे से अपनी नज़र उठाई। उसके पास शांत खड़ा जाओ गाओ बहुत सावधानी से यिंग ज़ैंग के चेहरे के भाव देखने लगा। लेकिन जब राजा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई, तो जाओ गाओ चुप ही खड़ा रहा। सच कहें तो मी फैक्शन का पतन देखकर वो दिल ही दिल में काफी खुश था। हम दोषी हैं। हम महाराज से निवेदन करते हैं कि आप अपना फैसला सुनाएं। जैसे ही मी गुइफे की आवाज गिरी, दर्जनों आवाजें एक साथ गूंज उठीं।
आगे नजर डालने पर फूसू की मां मी गुइफे सबसे आगे घुटनों पर बैठी थी। उसके पीछे मी फैक्शन के दर्जनों अधिकारी झुककर घुटने टेके हुए थे। कुछ दरबार के मंत्री थे तो कुछ सियान के अलग अलग शासनिक पदों पर कार्यरत थे। ये दृश्य ही सब कुछ कह रहा था। चू राजवंश से जुड़े मी परिवार के लोग चिन के शासन तंत्र के अंदर कितनी गहरी जड़ जमा चुके थे। लेकिन जैंगटाई पैलेस के अंदर यिंगज़ेन बिल्कुल निश्चल था। वो पहले ही दरबार से निकल आया था क्योंकि उसने अभी तक मी फैक्शन के पाप पर अपना फैसला तय नहीं किया था। चिन के कठोर कानून के मुताबिक मीची के गद्दारी का मतलब था पूरे कुल का विनाश। ये ऐसा जुर्म नहीं था जिसे छुपाया या माफ किया जा सके। अगर यिंगज़ेन दरबार में और रुक जाता तो सेंसर और मंत्री निश्चित रूप से पूरी सजा की मांग करते। इसीलिए वो जैंगटाई पैलेस लौट आया था, अकेले फैसला लेने के लिए। मी कुल बहुत बड़ा था। उन सबको दंड देना ये एक बेहद भारी फैसला होता। मैं अपने पिता के जुर्मों को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। ये ऐसे जुर्म हैं जो कभी माफ नहीं किए जा सकते। तो इसलिए मैं तैयार हूँ उनके पाप का दंड खुद पर लेने के लिए। बस महाराज से इतना निवेदन है कि मेरे परिवार पर दया करें जो मीची की गद्दारी से अनजान थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मी कुल को बख्श दिया जाए। मैं खुद स्वेच्छा से शपथ लेती हूँ कि जीवन भर अंदरूनी महल में कैद रहूंगी। न कभी महाराज से मिलूंगी, न कभी फूसू से। मुझे जीवन भर के लिए हैरम में निर्वासित कर दिया जाए। मीशी की आवाज़ फिर गूंज उठी। उसमें दुख भी था और अपराध बोध से भरा दृढ़ संकल्प भी। वो अच्छी तरह समझती थी, अगर उसने ये बोझ अपने ऊपर ना लिया तो पूरा मी कुल बर्बाद हो जाता और फूसू भी इस आंधी में घिस जाता। सिर्फ एक बेटी और एक माँ के रूप में खुद को बलिदान करके ही वो यिंगज़ेन के क्रोध को शांत कर सकती थी। मीशी के शब्दों को सुनकर यिंगज़ेन के ठंडे चेहरे पर पहली बार हल्की सी लहराहट दिखी। एक माँ के लिए अपने बेटे को जिंदगी भर ना देख पाना, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता था। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। हम मी कुल के अधिकारी अपने पद छोड़ने और अपना वेतन त्यागने को तैयार हैं। हम महाराज से दया की भीख मांगते हैं। मी कुल का एक अधिकारी मीशी के पीछे घुटनों पर बैठा बिलक कर बोला। जैंगटाई पैलेस के अंदर यिंगज़ेन ने भारी सांस ली। उसकी भौहें पस गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी भावना उभर आई। मेरा आदेश सुनाया जाए। इस दिन से मीशी को महल के अंदर जीवन भर के लिए कैद किया जाएगा। उसे कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मी कुल के सभी अधिकारी एक पद से गिराए जाएंगे और उनका 1 वर्ष का वेतन जब्त किया जाएगा। यिंगज़ेन ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, आज्ञा का पालन होगा। ज़ाओ गाओ गहरा झुककर बोला और धीरे से पीछे हट गया। लेकिन दिल ही दिल में उसे फिर भी लगा कि मी कुल को दी गई सज़ा बहुत ज्यादा नरम थी। ज़ाओ गाओ के जाते ही यिंगज़ेन भी उठ खड़ा हुआ और दरबार के द्वार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही ज़ाओ गाओ बाहर निकला, मीशी और मी कुल के अधिकारी बेचैनी से अपना सिर उठाने लगे। महाराज का फरमान, इस दिन से मीशी महल के अंदर कैद रहेगी और कभी बाहर नहीं निकलेगी। मी कुल के सभी अधिकारी एक पद से गिराए जाएंगे और 1 साल का वेतन जब्त किया जाएगा। ज़ाओ गाओ ने बुलंद आवाज में घोषणा की, ये दासी महाराज की महान दया के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मीशी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। हम सब भी महाराज की महान दया के लिए कृतज्ञ हैं। मी कुल के सभी लोगों ने साथ ही झुककर प्रणाम किया। चाचा, बड़े भाई, कृपया मेरे पिता को एक सीख के रूप में याद रखना। मीशी ने मी कुल के लोगों से कहा, फिर पलटकर चल पड़ी। इस दिन के बाद मी उपनाम का ग्रेट चिन में कोई मान नहीं बचा, न ही महाराज के हृदय में हमारे लिए कोई स्थान। मी कुल के सभी लोग गहरे पछतावे से भर गए। माँ, दूर से एक आवाज गूंजी। फूसू दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही मीशी ने उसकी आवाज सुनी, उसने और तेज चलना शुरू कर दिया। माँ, आप मुझसे क्यों बच रही हैं? फूसू चीख कर बोला। प्रिंस फूसू,
महाराज के आदेश के अनुसार मीची के जुर्मों का बोझ मीशी और पूरे मी कुल पर डाला गया है। इस दिन से मीशी महल के अंदर कैद रहेगी और आप दोनों कभी फिर नहीं मिल सकेंगे। जाओगाओ आगे बढ़कर बर्फ सी ठंडी आवाज में बोला, फूसू का रास्ता रोककर, मेरे रास्ते से हट जाओ। फूसू ने गुस्से में गरज कर कहा, लेकिन अंत में उसने खुद को रोका और बल का प्रयोग नहीं किया। फूसू का ये रूप देखकर यिंगज़ेन ने निराशा से सिर हिलाया। अगर वो खुद होता तो अपनी माँ से मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरता, और अगर ये जाओ फैंग होता तो शायद ये दृश्य कभी नहीं होता। आखिरकार फूसू अभी भी कमजोर पड़ गया। पिताश्री, मैं अपने नाना के जुर्मों का दंड अकेला उठाना चाहता हूँ। फूसू जैंगटाई पैलेस के बाहर घुटनों पर गिरकर चिल्लाया। यिंगज़ेन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहना उचित नहीं समझा। इसी बीच जाओगाओ फिर से जैंगटाई पैलेस के अंदर गया, जैसे कोई और आदेश लेने। अगर उसे घुटनों पर बैठना है तो बैठा रहे। मी कुल के जुर्म कभी माफ नहीं किए जा सकते। यिंगज़ेन ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, मैं समझ गया महाराज। जाओगाओ ने सिर झुकाया और दरवाजे बंद कर दिए। यिंगज़ेन ने गहरी सांस ली। फैंगर। उसकी आंखों में एक अलग ही सोच चमक उठी, जैसे उसने फैसला कर लिया हो अब वक्त आ गया था जाओ फैंग का आगे बढ़ने का। इस लड़के ने इस बार हैंगू पास की छावनी को बचा लिया। अगर ये ना होता तो मीकी की गद्दारी के कारण पूरा कैंप नष्ट हो जाता। उस घटना को याद करते ही यिंगज़ेन के दिल में ठंडी सी कपकपी दौड़ गई। हैंगू पास की छावनी भले ही चीन के सबसे छोटे सैनिक कैंप्स में से एक थी, लेकिन वहां के सैनिक सब एलीट योद्धा थे। अगर सच में चू सेना ने उसे घेर कर मिटा दिया होता तो चीन की शक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता। इस बार झाओ फेंग की पहले से दी गई चेतावनी की वजह से मीकी की गद्दारी से होने वाला नुकसान सबसे कम स्तर तक सिमट गया। अब लगता है सिर्फ एक छावनी के साथ हुआन यी अकेला चू को मिटा नहीं सकता। फेंग को वापस बुलाया जाना चाहिए। नहीं, उसे सीधा यूनजोंग शहर भेजा जाना चाहिए। वहां वो वुआन आर्मी की कमान संभाले और दक्षिण की तरफ चू के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करे। यिंगज़ेन चुपचाप सोचता रहा और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। वो तुरंत अपने सिंहासन पर लौटा और 2 खाली फरमान उठा लिए। हैंगू पास की छावनी अकेली चू को हरा नहीं सकती। झाओ फेंग को यूनजोंग शहर भेजा जाए ताकि वो दक्षिणी अभियान का नेतृत्व करे। यिंगज़ेन ने कलम उठाकर दोनों फरमान लिखे। दुनरुओ, यिंगज़ेन ने आवाज दी। कुछ ही पलों में दुनरुओ तेजी से सामने आ खड़ा हुआ। ये 2 फरमान हैं। एक यूनजोंग शहर भेजा जाए और तूसुई को दिया जाए। दूसरा झाओ फेंग के लिए है, उसे बिना किसी देरी के यूनजोंग रवाना होने का आदेश। यिंगज़ेन ने फरमान दुनरुओं के हाथ में दे दिए। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। दुनरुओं ने श्रद्धा से फरमान लिए और तुरंत निकल गया। वुआन आर्मी को चू पर हमला करने का यिंगज़ेन का ये आदेश पूरी तरह गुप्त रखा गया। अगर ये खुलेआम होता तो फरमान वित्त मंत्रालय के जरिए जाता, लेकिन इस बार ये ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म को सौंपा गया ताकि चू पर एक अचानक और घातक वार हो सके। अब सब कुछ फेंग पर निर्भर है। बस हान भे पर्याप्त रसद तैयार कर दे तो काफी होगा। वुआन आर्मी के लिए यानदी के दुगवांग क्षेत्र के उपजाऊ खेतों से अनाज लिया जा सकता है। वो उन्हें काफी समय तक संभाल लेगा। यिंगज़ेन ने मन ही मन सोचा। ओरिजिनल टाइमलाइन में चू के खिलाफ पहला अभियान मीकी की गद्दारी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया था। चिन सेना को भारी नुकसान हुआ और आखिर में हुआन यी और ली शिन को खुद को दरबार में पेश करके सजा की गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इस बार झाओ फेंग के हस्तक्षेप की वजह से वो भयानक विनाश टल गया। हाँ, मीकी के भागने से पहले रसद के गोदामों को आग लगा देने के कारण कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन राज्य को कोई और गंभीर चोट नहीं लगी। झाओ फेंग की वजह से चिन का नुकसान न्यूनतम स्तर पर सिमट गया। यूनजोंग शहर।
शहर से दसों ली दूर गहरी पहाड़ी घाटी के अंदर। जब यिंगपू झाओफेंग का आदेश लेकर पहुंचा, ज़ांग हान और तूसुई पहले ही इस घाटी को सैनिक अभ्यास के बहाने पूरी तरह सील कर चुके थे। बिना आदेश के कोई भी अंदर या बाहर आ जा नहीं सकता था। इसी दौरान लगातार लोगों की एक धारा घाटी के अंदर प्रवेश कर रही थी। इसी वक्त घाटी के बाहर झाओफेंग अकेला आगे बढ़ा। न कोई युद्ध कवच, न सेना के चिन्ह, सिर्फ एक काली लंबी पोशाक पहने उसके कदम स्थिर और शांत थे। जैसे ही वो प्रवेश द्वार के पास आया, एक तेज नजर वाले सैनिक ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको, अपनी पहचान बताओ। ये वुआन आर्मी का सैनिक अभ्यास क्षेत्र है। बिना अनुमति प्रवेश पर सीधी मौत की सजा है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि स्मैक, एक 100 सैनिक नायक ने उसे जोर से सिर पर थप्पड़ मार दिया। कमांडर, आपने मुझे क्यों मारा? नए सैनिक ने हैरानी से मुड़कर पूछा। भर्ती हट जा, कमांडर ने डांटा। फिर आगे बढ़कर गहरा झुक गया। अधीनस्थ सुप्रीम जनरल को प्रणाम करता है, नहीं, माय लॉर्ड को प्रणाम करता है। सुप्रीम जनरल? ये शब्द सुनते ही भर्ती सैनिक ने झाओफेंग को देखा। उसकी आंखों में तुरंत जुनून और श्रद्धा भर गई। माय लॉर्ड को प्रणाम। प्रवेश द्वार पर तैनात सारे सैनिक एक साथ झुक गए। झाओफेंग मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बोला, उठो। धन्यवाद माय लॉर्ड, सभी ने एक साथ जवाब दिया। वुआन आर्मी के अंदर झाओफेंग युद्ध देवता के समान माना जाता था। झाओफेंग की वजह से वुआन आर्मी का नाम पूरे देश में गूंज उठा था। 3 लाख एलीट योद्धा और 1 लाख रसद सैनिक सब झाओफेंग को अपना आदर्श और अपना विश्वास मानते थे। ज़ांग हान और तूसुई कहाँ हैं? झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिपोर्टिंग टू माय लॉर्ड। जारी है। 2 जनरल्स घाटी के अंदर हैं, कमांडर ने तुरंत जवाब दिया। कितनी सेना यहाँ तैनात है? झाओफेंग ने दोबारा पूछा। हमने 50,000 सैनिक अभ्यास के लिए तैनात किए हैं, कमांडर ने तेज जवाब दिया। झाओफेंग ने सिर हिलाया और बोला, मुझे उन तक ले चलो। कमांडर को अपार सम्मान महसूस हुआ। कृपया माय लॉर्ड, मेरे साथ आइए। झाओफेंग के साथ सीधा चलना एक रेयर मौका था, लेकिन कमांडर ने झाओफेंग को सिर्फ घाटी के किनारे तक ही ले जाया। अंदर एरिया सिर्फ ज़ैंग हान और तूसुई के पर्सनल ट्रूप्स से सुरक्षित था, सिर्फ विश्वसनीय एलीट, ताकि कोई जानकारी लीक ना हो। घाटी के अंदर बहुत बड़ा सभा स्थापित था। कई टेंट्स लगाए गए थे, आदमी और औरत दोनों पूरे परिवार के साथ, लेकिन उनमें से कोई भी 40 साल से ज्यादा का नहीं था। जो लोग किसी खास कौशल के मालिक थे, उन्हें एज लिमिट से छूट दी गई थी। अब तक कितने लोग हैं? झाओफेंग ने पूछा। रिपोर्टिंग टू माय लॉर्ड। हानशी लगातार लोग भेज रहा है। अब तक 17,000 से ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन खाद्य रसद तेजी से खर्च हो रही है। मैं सोच रहा था कि हल्का पॉरेज बांट दूं। तूसुई ने आदर से जवाब दिया। अगर हम रेयर ट्रेजर्स ढूंढ रहे होते तो मुश्किल होता, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना? दुनिया में इतनी असामान्य हालत है, अनेक शरणार्थी भटक रहे हैं। बस हम खाना देंगे और वो हमारे पीछे चलेंगे, ज़ैंग हान ने हंसी के साथ कहा। लेकिन माय लॉर्ड, ये इतने शरणार्थी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ज़ैंग हान ने हैरानी से पूछा। ये यांगटिंग के एलीट डार्क ऑपरेटिव्स के जैसे नहीं हैं। ये बड़े हो गए हैं, ट्रेनिंग के लायक नहीं। इनका ज्यादा सैनिक मूल्य नहीं है। झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इन्हें एक नई दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक अलग रेल्म में एक नई सभ्यता स्थापित करनी है। अपने विश्वसनीय ल्यूटेनेंट्स के सामने झाओफेंग को सच छुपाने की जरूरत नहीं थी। एक और दुनिया? ज़ैंग हान और तूसुई ने हैरानी भरी नज़र से एक दूसरे को देखा। जल्द ही समझ जाओगे, झाओफेंग ने जानकारी भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर वो धीरे धीरे शरणार्थियों की ओर बढ़ा। सब लोग आगे आइए, लाइन में लग जाओ। तूसुई ने तुरंत आदेश दिए। एलीट गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। कुछ ही समय में हजारों शरणार्थी इकट्ठा हो गए। ये क्या हो रहा है? किन के सैनिक हमें मार देंगे क्या? हमने कुछ गलत नहीं किया। चिंता मत करो, अगर मारना था तो खाना क्यों दिया?
अगर खाना नहीं मिलता तो हम पहले ही भूख से मर जाते। जो जीना चाहता है बस आदेश फॉलो करो, इत्यादि। जाओ फेंग की आवाज़ सुनते ही शरणार्थी तेजी से इकट्ठा हो गए। तू सुई ने जो घाटी चुनी थी वो वस्त और आरामदायक थी और भी ज्यादा लोगों को संभाल सकती थी। कुछ ही देर में 17,000 शरणार्थी सब इकट्ठा हो गए। माय लॉर्ड, सब इकट्ठा हो गए हैं, तू सुई ने आदर से रिपोर्ट किया। जाओ फेंग ने सिर हिलाया और शरणार्थियों को घूर कर देखा। ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आए थे। इस बार जाओ फेंग ने सिर्फ युवा और शक्तिशाली लोगों को नहीं बुलाया था। जितनी उम्र 50 साल के नीचे थी, पूरे परिवार को एंट्री दी गई थी। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, जाओ फेंग ने घोषणा की। अपना मन शांत रखो, प्रतिरोध मत करो। मैं तुम्हें एक स्वर्ग भेजने वाला हूँ। यहाँ युद्ध से मुक्ति मिलेगी और तुम अपनी मेहनत से जीवन यथार्थ में जी सकोगे। ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। जाओ फेंग की आवाज़ सबके बीच गूंजी। ये लोग समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है, लेकिन शरणार्थी अनुकूल हो गए, अपना मन शांत करने की कोशिश करने लगे। जाओ फेंग ने तुरंत अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया और अपनी स्मॉल वर्ल्ड खोल दी। एक ही पल में 99% लोग एक अलग रेल्म में चले गए। सिर्फ कुछ ही 100 लोग बचे। ये कुछ लोग अभी भी टेंस थे, जाओ फेंग पर भरोसा नहीं कर पाए थे। शरणार्थियों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। जिन्होंने सच में आभार महसूस किया था, उन्होंने विश्वास करके जाओ फेंग को रिलैक्स किया। क्या हो रहा है? ये लोग कहाँ चले गए? इतने लोग तुरंत गायब हो जाने से बचे हुए लोग घबरा गए। मैंने कहा था, ये एक बार का मौका है। अगर तुम इसे नहीं समझते तो ये तुम्हारी गलती है। जाओ फेंग ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाते ही एलीट गार्ड्स तेजी से आगे बढ़ गए। जारी है। चैप्टर 268 स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। 10,000 से ज़्यादा लोग एंटर हो गए। जैसे ही वो अंदर आए, हर चेहरे पर हैरानी और उलझन का इजहार था। स्वागत है एक बिल्कुल नई दुनिया में, जाओ फेंग की आवाज़ पूरे रियल्म में गूंजी। इस दुनिया में ना कोई युद्ध है, ना कोई खून खराबा। यहाँ तुम अपनी मेहनत से खाना, कपड़ा, मकान और हत्ता की अपनी इज्जत कमा सकते हो। तुम इस दुनिया के पहले असली निवासी बनोगे। चैनलिन, मैं तुम्हें पहले ग्रुप का जिम्मा देता हूँ। अब से ये लोग इस दुनिया में जिएंगे और समृद्ध होंगे। समझ गया माय लॉर्ड। वर्ल्ड में तैनात छुपे वॉरियर्स ने तुरंत ओबीडियंस दिखाई और लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया ताकि सब कुछ शांति और व्यवस्था से हो। जांग हैन और तू सुई भी थोड़ी देर के लिए दुनिया में रुक गए। जब वो बाहर निकले, उनकी आंखों में हैरानी और क्यूरियोसिटी थी। कुछ कहना है? जाओ फेंग ने उनकी हेजिटेंट एक्सप्रेशन देखकर डांट लगाई। अगर ज़रूरत हो तो खुद ही फट हो जाओ। माय लॉर्ड, जांग हैन ने ऑकवर्ड स्माइल से पूछा, अभी जो हमने देखा, क्या वो सच में एक अलग दुनिया थी? हाँ, जाओ फेंग ने जवाब दिया। एक और दुनिया, पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। इस दुनिया को तुम मेरी प्राइवेट डोमेन समझ सकते हो। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। माय लॉर्ड, आप तो सच में डिवाइन हैं। जांग हैन और तू सुई ने दिल से इज्जत दिखाई। शेंजाओ में एक शक्ति है जो मार्शल आर्टिस्ट्स की लाइफ स्पैन को दबाती है। नॉर्मली ग्रैंड मास्टर 300 साल जीते हैं, लेकिन यहाँ वो 150 साल तक सीमित रहते हैं। लेकिन मेरे वर्ल्ड में आते ही ये सप्रेशन खत्म हो जाता है, जाओ फेंग ने एक्सप्लेन किया। दोनों समझ गए। माय लॉर्ड, इसका मतलब हमारा फ्यूचर आपके वर्ल्ड में है? जांग हैन ने पूछा। फ्यूचर नहीं, बैकअप प्लान है, जाओ फेंग ने घमंड भरी टोन में कहा। अगर मैं इस दुनिया की लिमिट्स तोड़ नहीं पाया तो स्मॉल वर्ल्ड हमारी शरण है। समझ गए माय लॉर्ड। दोनों ने सिर हिलाया। ये 10,000 लोग काफ़ी नहीं है। मेरा वर्ल्ड 1,000 मील तक फैलता है, 1 मिलियन लोगों को सस्टेन कर सकता है और फ्यूचर में और भी एक्सपैंड कर सकता है। ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट्स को छोड़ दो ताकि वैली गार्ड हो। अब से ये वू एन कैंप का मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड होगा। कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता। कभी कभी मैं और लोग स्मॉल वर्ल्ड में भेज दूंगा। समझ गए माय लॉर्ड। दोनों ने तुरंत जवाब दिया। बाय द वे माय लॉर्ड, जांग हैन ने क्यूरियस होकर पूछा, इस बार आप बिना घोड़े या एस्कॉर्ट के कैसे आए?
ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए अपना शरीर धीरे धीरे ऊपर उठाया और आसमान में उड़ गया, पल भर में नज़र से गायब हो गया। दोनों लोग हैरान रह गए, कुछ देर तक चुप रहे। हमारे लॉर्ड उड़ सकते हैं? दोनों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नज़र से देखा। क्लाउड्स के ऊपर ज़ाओफेंग ने ब्लैक ड्रैगन को बुलाया और भी तेज़ गति से वापस चला गया। चू किंगडम, चू फांग सिटी। लॉर्ड चांगपिन, क्या आपने ही इन्फॉर्मेशन लीक की, इसलिए हुआन यी ने हमारी योजना पकड़ ली? शांग यान हॉल के हेड पर बैठे थे और मीची उनके लेफ्ट में। दोनों के चेहरे पर गम और टेंशन थी। इस बार उन्होंने बड़ा नुकसान सहा। ना सिर्फ हनगू कैंप तबाह होने से बचा, बल्कि कई सिटीज़ भी खो गए। दानयांग सिटी और कुछ और जो किन के हाथ में थीं, उन्हें किन के सैनिकों ने आग लगा दी। चू आर्मी ने सिटीज एंटर की, पर जिन किन सैनिकों ने अंदर रुकना था, उन्होंने अपने आप को आग लगा दी, जिससे चू फोर्सेस में भारी कैजुअल्टीज हुईं। कुल मिलाकर 5 सिटीज जल गईं, काफ़ी नुकसान हुआ, और हज़ारों डिस्प्लेस्ड सिटीजन्स अब चू किंगडम को सेटल करने पड़ रहे थे। ये टैक्टिक शियांग यान को हैरान कर गया। शायद किन नॉर्मली सिविलियंस को टारगेट नहीं करता, लेकिन चू ने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो सब वॉरफेयर अलाउड था। और किन ने मैसेकर नहीं किया, बस लोगों को सिटीज से निकाल दिया। अब हज़ारों घर-बार से बेघर रेफ्यूजीज चू के सामने क्राइसिस बन गए। जब मैंने मूव किया था, मैंने पूरी सिटी सील कर दी थी, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती थी। मीची इंसिस्ट करते हुए बोला। क्या लीक आपकी साइड से हुआ, जनरल शांग यान? वो पॉइंटेडली पूछा। इम्पॉसिबल, शांग यान ने फर्मली जवाब दिया। इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ मैं और मेरे गार्ड्स जानते थे। चूफांग सिटी छोड़ने से पहले भी ऑफिसर्स मुझे आर्मी मोबिलाइज करने से रोक रहे थे। तो फिर प्लान कैसे लीक हुआ? अभी भी हंगू कैंप इंटैक्ट है, किन की नेशनल स्ट्रेंथ अनअफेक्टेड है। किन किंग ज़रूर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो चू को बड़ी खतरा है, मीची ने गम भरी आवाज़ में कहा। मीची के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिग्रेट उभरा। वो ओरिजिनली हनगू कैंप को डिस्ट्रॉय करके चू के लिए मेरिट सिक्योर करना चाहता था, लेकिन अब ना सिर्फ फेल हुआ, बल्कि ट्रेटर का स्टिग्मा भी मिल गया। वो समझ गया कि शांग यान का एटीट्यूड अब उसके लिए बदल गया है। अभी हुआन ये ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि किन बॉर्डर सिटीज़ को फोर्टिफाई कर रहा है। और अब वो और कॉशियस हो गया है। आगे से वो स्टेडी चलेगा, रैश एक्शन नहीं लेगा। शांग यान ने सॉलमली कहा। एट दैट मोमेंट, जारी है,